नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय बजट की रमन ने की सराहना, कांग्रेसियों ने जलाया पुतला। एयरपोर्ट मार्ग को बाधा रहित करने चलाया गया अभियान। नगर पंचायत बोदरी के साथ पुलिस और ट्रैफिक बल रहा मौजूद। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, सीएमएचओ ने 7 अधिकारियों को दिया नोटिस। राज्य सरकार ने किसानों से खरीदा रिकॉर्ड धान। जिला सहकारी बैंक ने 727 करोड़ का बांटा क्रेडिट कार्ड। और गतौरा में शुरू होने से पहले ही स्थगित की गई जन सुनवाई, कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध। तो ये थे सुर्खियां और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी समाज के बीच जाकर उनसे बीते 4.5 साल के कार्य का फीडबैक ले रहे हैं। संगठन से मिले निर्देश के तहत ही रमन सिंह प्रत्येक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे श्री सिंह ने शहर के सामाजिक लोगों से चर्चा की, उनकी बातें सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार दौरा कर गांव ही नहीं बल्कि शहर के लोगों के भी नब्ज नाड़ी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा संगठन से मिले निर्देश के तहत वे प्रत्येक लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बीते 4.5 साल में हुए कार्यों की जानकारी लेकर उनसे उनका दुख दर्द पूछ रहे हैं। बिलासपुर के सरगेट हाउस में इकट्ठे हुए विभिन्न समाज के लोगों से उन्होंने विस्तार से चर्चा की। चर्चा शुरू होने से पहले रमन सिंह ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 4.5 साल की कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इन बीते दिनों में बिलासपुर की भी दुर्गति हो चुकी है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर यदि किसी सरकार के उसके विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे तो आज मैं समझता हूँ कि हम बहुत पीछे हैं और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर आज सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों के साथ साथ आज तो मैं आप सबसे एक समाज की दृष्टि से, परिचय की दृष्टि से भी और आपसे मैं सुझाव और आपके द्वारा बताए गए हम लोग जब जहाँ भी जा रहे हैं तो सीनियर सिटीजन से, समाज के प्रमुख लोगों से, समाज के पदाधिकारियों से जब मिलते हैं तो ज़्यादा समय हमारा रहता है आप लोगों से बातचीत करने का। अपनी बात रखने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाज से आए हुए अध्यक्ष, सचिव सहित उनके अन्य प्रमुख पदाधिकारियों से भाजपा के 15 साल के कार्यकाल और वर्तमान के 4.5 साल के कार्यकाल में अंतर जाना। वर्तमान में हो रही परेशानियों को भी जानने का उन्होंने प्रयास किया। अलग अलग समुदाय के मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिसे उन्होंने गंभीरता से सुना। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा के तमाम पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शहर के एक होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, यह बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। बजट के आधार पर उन्होंने कहा कि 1,97,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय हो जाएगी। देश की जीडीपी विश्व में सबसे अच्छी जीडीपी मानी जा रही है। प्रदेश भर में घूमकर भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के 4.5 साल के बीच का अंतर बता रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शहर के एक होटल में पत्रकारों से बजट को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को उन्होंने हर वर्ग के लिए शानदार बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 10 लाख करोड़ अधोसंरचना और विकास में खर्च किया जाएगा। डॉक्टर रमन ने कहा, अब प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपए हो जाएगी। जितनी राशि रखी गई है, इससे ज्यादा महत्व होता है कि बजट में जो दूसरा कंपोनेंट होता है पूंजीगत व्यय, ये बजट की आत्मा होती है। पूंजीगत व्यय में जितनी राशि खर्च की गई है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान होता है और पूंजीगत व्यय में 33.4% की राशि रखी गई है। कुल 10 लाख करोड़ रुपया देश के अधोसंरचना विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। ये बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
डॉक्टर रमन ने केंद्रीय मंत्री के घोषित बजट के तमाम प्रमुख बातों को यहां पर दोहराया। उन्होंने कहा कि अब 7 लाख रुपए की कमाई पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश का जीडीपी दुनिया का सबसे ग्रोथ वाला जीडीपी हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है और महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपया हो जाएगा। ये दुगनी है प्रति व्यक्ति आमदनी 1.97 लाख। भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2 दिन पहले आया था, बजट के 1 दिन पहले आ गया था। आर्थिक सर्वेक्षण आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीडीपी में विकास दर 6% से अधिक माना गया है और ये 6% का जीडीपी का ग्रोथ जो है ये अपने आप में दुनिया के सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है। उन्होंने बताया कि टैक्स के 6 स्लैब में कमी कर अब 5 स्लैब कर दिया गया है, जिसमें 9 लाख रुपए तक मात्र 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज 37% से अब 25% कर दिया गया है। वरिष्ठ जनों के लिए 15 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में अच्छी खासी राशि का प्रावधान किया गया है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड काल ने दुनिया की कमर तोड़ दी है, मगर भारत में स्थिति दूसरे देशों से अच्छी है। कोविड का आफ्टर इफेक्ट पूरे दुनिया में है। कोविड के 2 साल में दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, मगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूती के साथ खड़ी है। बाकी अड़ोस पड़ोस के हमारे राज्यों को देखिए, देश को देखिए, क्या दुर्गत हो रहा है, क्या दुर्दशा हो गया है। और इंडिया की इकोनॉमी आज भी मजबूती से दुनिया में नंबर 1 में बनी हुई है। ये बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर रमन ने कहा कि भूपेश बघेल को भाजपा के विधायक और भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लोग पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं, उनके मन में निराशा है, उस ओर भूपेश बघेल को ध्यान देने की जरूरत है। 14 विधायक की चिंता करने की जरूरत है, न बीजेपी की चिंता करने की जरूरत है। उसको चिंता ये करना है उसके विधायक चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करते जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव बोलता है मैं निर्णय ले लूंगा, अलग अलग विधायक बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय करना मुश्किल है। तो जब कांग्रेस में इतनी घोर निराशा है और सब लोग भाग रहे हैं, तो इसके लिए मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस में आज पूरी तरीके से निराशा व्याप्त है और वो चुनाव लड़ने से भागना चाह रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से वक्त और जरूरत पड़ने पर इस तरह की चर्चा होती है और निर्णय लिया जाता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आम बजट को घोर निराशाजनक बताते हुए युवा कांग्रेस ने नेहरू चौक में जमकर प्रदर्शन किया। स्वार्थपरक बजट तैयार करने का आरोप लगाते हुए युवा नेताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश युवा कांग्रेस की सहप्रभारी प्रियंका सारसर ने किया। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और खिलाफत में नारेबाजी करते हुए देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी प्रियंका सारसर के नेतृत्व में आम बजट को लेकर कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में उग्र प्रदर्शन किया। प्रियंका सारसर ने आरोप लगाया है कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने केंद्र की मोदी सरकार ने बजट तैयार किया है। इसे लागू करने से देश से महंगाई, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हताश युवाओं को आम बजट से दूर रखा है। सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। विरोध में यहां केंद्र सरकार का पुतला जलाया। 2023 का जो बजट पास किया है भाजपा सरकार ने, उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया, उसमें महंगाई के लिए कुछ नहीं दिया, उसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं दिया। ये बजट आम जनता के लिए नहीं है। ये बजट अडानी, अंबानी, करोड़पतियों के लिए है। इसलिए युवा कांग्रेस इस चीज के लिए आवाज उठा रहा है। जब जीडीपी गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भाजपा सोशल मीडिया पर जुमले दिखाती है, अपना झूठा प्रचार करती है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि भाजपा के पास हिंदुस्तान का कोई रोड मैप नहीं है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर भी मोदी सरकार पर युवा कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए अलग से प्रावधान नहीं करने पर नाराजगी दिखाई। युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू अवस्थी, बिलासपुर जिलाध्यक्ष शेरू असलम, प्रदेश महासचिव भावेंद्र गंगोत्री ने कार्यक्रम सफल बनाने संगठन को एकजुट किया। राह चलते लोगों को झुनझुना और लॉलीपॉप भेंट कर युवा नेताओं ने केंद्र के बजट पर चुटकी ली। इसके बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की सह प्रभारी प्रियंका सारसर ने कार्यालय भवन में बैठक लेकर यूथ संगठन को एक्टिव मोड में आने कहा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा शक्ति को एकजुट करने सारसर विधानसभा स्तर पर बैठक कर रही हैं। सरगुजा और बिलासपुर संभाग की वे सह प्रभारी हैं। बिलासपुर में इस युवा नेता ने बातचीत में प्रेस को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस चुनावी रणनीति पर काम करेगा। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की जानकारी दी जा रही है। युवा कांग्रेस की टीम में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। कांग्रेस भवन की इस बैठक में प्रदेश के अलावा जिले के पदाधिकारी और युवा सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जो हमारी मुहिम है बूथ को मजबूत करने के लिए, उसके ऊपर अब विधानसभा स्तर पर बैठक हमने शुरू की है। आगे ब्लॉक पर जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और बूथ को मजबूत करेंगे। तो आज हमारी जो चर्चा थी इसी बैठक को लेकर थी। अहम बैठक है, बूथ मजबूत करना है और नई कमेटी चुनाव लड़कर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा पद पर नियुक्ति करनी है। 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेलवे बजट की घोषणाओं को लेकर शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। वर्चुअल प्रेस वार्ता में रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। एजीएम बिलासपुर, डीआरएम, जीएम सेक्रेटरी, सीपीआरओ और सीनियर डीसीएम ने बिलासपुर जोन को मिले पिंक बुक के आधार पर यहां किए जाने वाले कार्यों और प्रपोजल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्य रूप से 11 रेल लाइन की अनुमति, जोन के 3 स्टेशनों का आधुनिकीकरण के साथ वंदे मेट्रो चलाने की जानकारी उन्होंने दी। खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जहां 2009 से 2014 के बीच में मात्र 311 करोड़ का एलोकेशन होता था साल का। 2023-24 में 6,008 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। 6,008 करोड़, 6,000 करोड़ एलोकेशन माने 2009 से 2014 में जो एलोकेशन होता था उसका 19 गुना ज्यादा बजट दिया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि जितनी भी हमारी जमीन से जुड़ी समस्याएं हो, लैंड एक्विजिशन का काम हो, परमिशंस का काम हो, अप्रूवल्स का काम हो, लॉ एंड ऑर्डर में मदद चाहिए, उन सब में पूरी मदद करें। पिछले 15 साल पहले जो एक दिन में 4 किलोमीटर की लाइन बनती थी, वो लगभग अगले साल हम लोग को 20 किलोमीटर लाइन बनानी है। जैसे ज़्यादा लाइन बनेगी, 3rd लाइन बनेगी, 4th लाइन बनेगी, 5th लाइन बनेगी, तो गाड़ियों का परिचालन और स्मूथ हो जाएगा। हम ज़्यादा मेल एक्सप्रेस चला पाएंगे, ज़्यादा स्टॉपेजेस दे पाएंगे और समय से चला पाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट आया है वंदे मेट्रो का, जो हमारे जैसे यहाँ पर या बिलासपुर के चारों तरफ 50-60 किलोमीटर की क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली जाना चाहते हैं, तो लगभग 1 घंटे में एक ट्रेन वहाँ जाने के लिए हो। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो टोटल अभी जो कार्य हमारे चल रहे हैं वो 42,000 करोड़ के काम चल रहे हैं अभी। उसके ऊपर लगभग 6-7 हज़ार करोड़ हमको इस बार और कार्य मिल गए हैं जो कि हमको करने हैं। चकरभाटा एयरपोर्ट की सड़क को बाधा रहित बनाने शुक्रवार को संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। चकरभाटा यातायात पुलिस और बोदरी नगर पंचायत के सीएमओ की मौजूदगी में यहां सड़क को कब्जा मुक्त किया गया। कार्यवाही को देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग पर यातायात की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने नगर पंचायत बोदरी ने कमर कस ली है।
यहाँ के व्यापारी दुकान का सामान सड़क पर ही सजा देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने बोदरी नगर पंचायत के सीएमओ भारती साहू ने चकरभाटा पुलिस और यातायात पुलिस की मदद से कार्रवाई की। सामान जब्त होता देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार कार्रवाई के भय से सामान को अंदर करते नजर आए। बोदरी सीएमओ ने दुकानदारों को सड़क किनारे सामान नहीं रखने सख्त हिदायत दी है। पहले भी इन पर कार्रवाई हो चुकी थी, पर उसके कार्रवाई होने के बाद भी नहीं मान रहे। कल मुनादी भी मैंने करवा दी हूँ और आज कार्रवाई कर रही हूँ, जिससे ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा बने और ये जो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की सुधारी जा सके। भविष्य में फिर से इन्होंने ऐसी हरकत की या फिर से नहीं माने तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर कई मर्तबा कार्रवाई की जा चुकी है, मगर यहाँ के छोटे बड़े सभी व्यापारी कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही फिर उसी ढर्रे पर आ जाते हैं, जिससे हालात जस का तस हो जाता है। अब देखना होगा कि इस बार की कार्रवाई का असर दुकानदारों पर पड़ता है या फिर उसी ढर्रे पर व्यवसाय फिर से चलने लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। दिव्यांग छात्र छात्राओं ने शासकीय आश्रय दत्त कर्मशाला के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। बड़ी संख्या में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे दिव्यांगों ने बताया कि आश्रय दत्त कर्मशाला तिलक नगर के अधीक्षक श्री दीक्षित, कार्यालय बाबू अशोक और डेली विजिट्स पर कार्य करने वाले कंप्यूटर शिक्षक अजय आए दिन अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज करते हैं। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि सभी मिलकर सरकारी राशि में गोलमाल कर रहे हैं। जांच की मांग करते हुए सभी ने कहा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है, जबकि इनके फर्जी बिल वाउचर में उनकी संख्या 105 बताई जाती है। इतना ही नहीं, मेनू को दरकिनार कर गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन परोसने की शिकायत भी की गई है। बंद रेत खदानों से अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापा मारकर गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर चालकों से ट्रैक्टर से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद वाहनों को जब्त कर विभाग ने प्रकरण दर्ज किया। पकड़े गए वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है। सकरी, कोनी, लावर, खनिज चौकी समेत संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग से लगे शराब भट्टी के पास अवैध रूप से संचालित चखना सेंटर को हटाने प्रशासन ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। नहीं हटाए जाने की दिशा में प्रशासन सभी चखना सेंटर को ध्वस्त कर देगा। माना जा रहा है कि चखना सेंटर के हट जाने से प्लेन के आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने 7 आरएचओ का इंक्रीमेंट रोक दिया है। मालूम हो कि इन अधिकारियों पर सरकारी कार्यक्रम के तहत कुष्ठ मरीजों को न खोजने और स्वास्थ्य से जुड़े काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। राज्य में सघन टीबी कुष्ठ खोज अभियान चलाया गया था, जिसमें कि सभी को निर्देशित किया गया था कि सभी आरएचओ अपने अपने एरिया में 20 नए टीबी के केस और 5 कुष्ठ के केस खोजेंगे और फिर उनका जांच करवाएंगे। लेकिन कुछ आरएचओ द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और कार्य में रुचि भी नहीं ली गई। इसके लिए उन्हें पूर्व में नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषपूर्वक न पाए जाने पर 7 आरएचओ का विभिन्न ब्लॉकों में 1 वेतन वृद्धि रोकी गई है और 20 आरएचओ को कड़े नोटिस दिया गया है कि अपने कार्य में सुधार लाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सालय में रजिस्टर्ड पेंशनर्स पिछले 2 माह से दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। चिकित्सालय प्रबंधन ने जिस मेडिकोस को दवा पूर्ति का टेंडर जारी किया है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये जिला आयुर्वेद चिकित्सालय है। यहाँ मरीजों को तो छोड़िए, अब पेंशनरों को भी दवा नहीं मिल रही है और जिन्हें मिल रही है वो भी किसी काम की नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद अस्पताल और यहाँ पहुँचने वाले बुजुर्ग पेंशनर कह रहे हैं। दरअसल सीजीएमएससी की सप्लाई में देरी और दवा वितरण के लिए निकाले गए निविदा के बीच बुजुर्ग पेंशनर फंस गए हैं। इस वर्ष पेंशनर दवा वितरण के लिए 6 लाख में ओम मेडिकल को टेंडर दिया गया है।
मगर अब वो 27% छूट देने की बात कहकर फंस गया है। इधर पेंशनर का आरोप है कि यहाँ मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता ही नहीं है, वो दवाएं इनके रोगों पर कोई असर नहीं करती हैं। मैं आ रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद आ रहा हूँ 91 से। दवा क्या कंटिन्यू नहीं हुई है या कुछ? अरे यहाँ की दवाई है ना, 2-4 बार खाया फिर देते हैं तो फेंक देता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बाहर की लिखो बोलता हूँ तो लिखते नहीं। क्यों? अरे काम ही नहीं करती तो क्या मतलब यार। गुड फॉर नथिंग, बेस्ट फार्मूला फॉर ऑल ट्रबल्स। जिला आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता सामंजस्य बनाने की बात कह रहे हैं। मैं उसको लगातार उसका प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह से नियमित हो जाए। उसमें जो इस बार जो टेंडर अवार्ड हुआ उनका कहना है कि जो है नियमित हम लोग उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। जितने भी पेंशनर के पिछली बार जो दवाइयाँ नहीं मिली होंगी वो सब दवाइयों को हम निश्चित रूप से अभी तत्काल दिलवाएंगे। इस अस्पताल में लगभग 200 पेंशनर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अधिकांश के साथ दवाओं की कमी की समस्या सामने आ रही है। प्रबंधन ने ज्यादा छूट के चक्कर में टेंडर तो दे दिया है, मगर वो खुद फंस गया है, जिसके चलते 200 पेंशनरों की जान खतरे में आ गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश स्तर पर जिले के कर्मचारी नेताओं की नई पदस्थापना की है। इससे संगठन में उत्साह है। जिला कार्यालय में इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व और वर्तमान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि डीए बढ़ाने और नियमितीकरण करने राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए 22 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ ही स्वायत्त शासी कर्मचारियों का आर्थिक शोषण रोकने, ठेका प्रथा बंद करने मांग की गई। राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश तिवारी को प्रांताध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। डीए जो कि बाकी प्रदेशों की सरकारों ने दे दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक जो है उसके लिए इधर उधर कर रही है। यहाँ तक कि पेंशनर के लिए मध्य प्रदेश सरकार बार बार जो है निवेदन कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार से, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए अनुमति नहीं दे रही है। पेंशनर का भी रुका हुआ है, नियमित कर्मचारियों का भी रुका हुआ है, नियमितीकरण की मांग रुकी हुई है। और ख़ासतौर से नगर निगम के जो कर्मचारी हुआ करते हैं उनके लिए तो वेतन के लिए भी कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। उन सारी मांगों पर विचार विमर्श हुआ है और निश्चित है कि 22 तारीख को एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। हम लोग नगर निगम बिलासपुर में 11 सूत्री मांग को लेकर के 15 दिवसीय नोटिस दिए हैं, जिसमें ठेकेदारी प्रथा में जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहूँगा, कलेक्टर दर यदि 10,000 रुपये है तो ठेकेदार जो है वो 13,000 रुपये, 13,500 रुपये में ठेका ले रहा है, तो 3,500 रुपये उसको फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है ठेकेदार कर्मचारियों को 6,000, कहीं 6,500, कहीं 7,000 भुगतान कर रहा है, कहीं 8,000 भुगतान कर रहा है। मतलब मनमानी तरीके से कर्मचारियों का भरपूर शोषण हो रहा है। कोनी से सेंद्री के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 4 साल पूर्व कराया गया था, लेकिन बरसात में पानी का तेज बहाव होने के कारण यहां बना पुल धंस गया था। साथ ही पुल का एक हिस्सा सहित 4 लेन की आधी सड़क नदी में बह गई थी। इसके बाद से कई महीनों तक सड़क की स्थिति ऐसी ही रही। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। काफी मशक्कत के बाद इस पुल का निर्माण कराया गया। वहीं धंसी जगहों पर रेत गिट्टी के साथ मलबे से पाटा गया है। अब जाकर सड़क पहले की तरह आवागमन के उपयोग में आने लगी है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय बजट की रमन ने की सराहना, कांग्रेसियों ने जलाया पुतला। एयरपोर्ट मार्ग को बाधा रहित करने चलाया गया अभियान। नगर पंचायत बोदरी के साथ पुलिस और ट्रैफिक बल रहा मौजूद। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, सीएमएचओ ने 7 अधिकारियों को दिया नोटिस। राज्य सरकार ने किसानों से खरीदा रिकॉर्ड धान। जिला सहकारी बैंक ने 727 करोड़ का बांटा क्रेडिट कार्ड। और गतौरा में शुरू होने से पहले ही स्थगित की गई जन सुनवाई, कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध।
रिकॉर्ड धान खरीदी से उत्साहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सभी 6 जिलों के किसानों को अब तक 727 करोड़ का क्रेडिट कार्ड वितरित कर चुका है। अकेले जिले में इस वर्ष 20 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई है। सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा, सहकारी बैंक से जुड़े 6 जिलों के किसानों ने इस वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया है। ये पिछले साल से 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। इसके साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने सबसे ज्यादा धान खरीदी का देश में रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में ये संभव हुआ है। श्री नायक ने बताया, अन्नदाता को समय पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने बैंक प्रबंधन तत्पर है। वर्ष 2022-23 में अब तक 727 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इस वर्ष धान खरीदी का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, वो एक अद्भुत है और पूरे देश में इस तरह का पहला राज्य है जो इतना ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी की है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरे प्रदेश में हुई थी और इस साल 1 करोड़ 7 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रदेश में हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इन 6 जिलों में भी 20 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी यहाँ पर हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 1 लाख कुछ हज़ार से ऊपर इस हम लोग धान खरीदी यहाँ पर किए हैं और लगातार इसमें वृद्धि होते आ रही है। 3 सालों में कृषि का रकबा बढ़ा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका श्रेय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार की किसान नीति को दिया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तेंदुपत्ता फड़ मुंशियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी जन घोषणा पत्र में उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसका विरोध वे कर रहे हैं। ज्ञापन के जरिए संघ द्वारा मांग की गई है कि वर्ष 1988-89 से कार्यरत मुंशियों द्वारा शासन की योजनाओं के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर अब तक विचार नहीं किया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हम लोग तेंदुपत्ता फड़ मुंशी हैं और हम लोग 97-98 से कार्यरत हैं और हमसे हर महीना कार्य लिया जाता है और सिर्फ हम फड़ मुंशी लोगों को जिस समय पत्ता खरीदी करते हैं उसी का कमीशन बस दे दिया जाता है। उसके बाद अभी जब कांग्रेस चुनाव के पहले घोषणा की थी कि कम से कम प्रति महीना फड़ मुंशी लोगों को हम लोग 1000 रुपये कम से कम मानदेय के रूप में प्रति माह देंगे, ऐसे करके अभी तक न प्रति महीना मानदेय दे जा रहा है और फड़ मुंशियों को मांग करेंगे कर जानते हैं, इसलिए फड़ मुंशी लोगों को बदल दिया जाता है। तो भाई जब हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, कोई 20 साल हो गए, कोई 25 साल हो गया, जब हम मांग रख रहे हैं कि हमको नियमितीकरण किया जाए और कलेक्टर रेट में हमको भी दिया जाए, क्योंकि अब फड़ मुंशी लोग पूरे महीने कार्य करते हैं। साई माहुली परिवार पारिजात एक्सटेंशन द्वारा मुंगेली नाका ग्रीन गार्डन मैदान में 1 से 5 फरवरी तक श्री साई जीवन दर्शन प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में साईं बाबा के 60 अलग अलग 3D पोस्टर के जीवंत चित्र लगाए गए हैं, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा आनंद लिया जा रहा है। श्री साईं के जीवन दर्शन को देखने प्रतिदिन भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक श्री साईं के जीवन दर्शन का लाभ प्रदर्शनी के माध्यम से श्रद्धालु ले सकते हैं। पूरे पोर्ट्रेट जो लगे हुए आप देख रहे हो, ये शिरडी संस्थान को दान देने का एक निश्चय किया गया है। उसके पूर्व बिलासपुर शहर के भक्तों को एक बार इसका दर्शन हो, इसलिए ये प्रदर्शनी यहाँ पर हमने यहाँ लगाई है। साईं बाबा के 60 चित्र बनाए गए हैं, 3D चित्र हैं ये सभी। साई सच्चरित्र हेमाड पंत द्वारा रचित है, उनके चित्र, उन्हीं के अध्यायों पे आधारित ये चित्र हैं, जो बाबा का मैसेज सब तक पहुंचाते हैं कि हमें अपने जीवन में किन किन अच्छी चीज़ों को लाना चाहिए। मौसम साफ होते ही एक बार फिर से शहर की फिजा में ठंडकता घुल गई है। 2 दिनों से सुबह और शाम गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है।
ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश के साथ ही न्यायधानी में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लगभग 10-12 दिन पहले बदली के चलते जिले भर से ठंड गायब हो गई थी, लेकिन मौसम साफ होते ही एक बार फिर से ठंड का असर देखा जा रहा है। दिन भर तेज धूप के बाद शाम होते ही ठंड का एहसास होने लगता है। मौसम के इस मिजाज से लोगों के सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के हंगामे के बीच मेसर्स कोलमैन लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय जन सुनवाई को शुरू होने के पहले ही स्थगित करना पड़ गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शुक्रवार को ग्राम गतौरी में मेसर्स कोलमैन लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जन सुनवाई रखी गई। ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी इस जन सुनवाई के विरोध में खड़े नजर आए। उनमें इस कोल वाशरी को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों के मुताबिक जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब गलत तरीके से जन सुनवाई कराकर गतौरी के गांव के बीचों बीच कोल क्रेशर की स्वीकृति ले ली गई थी। इसके विरोध में ग्रामवासियों ने पूर्व में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को एक बार फिर कोल वाशरी विस्तार के लिए पर्यावरण जन सुनवाई जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की गई, लेकिन इस जन सुनवाई के विरोध में आसपास के गांव के लोग लामबंद होकर विरोध करने पहुंच गए। भारी विरोध और ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए यहां आयोजित जन सुनवाई को स्थगित करना पड़ा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जिस स्थान पर कोल वाशरी खोला जाना प्रस्तावित है उसके 100 मीटर की दूरी पर ही प्राथमिक और मिडिल स्कूल है। कोल वाशरी के बाउंड्री से लगा हुआ शासकीय धान संग्रहण केंद्र है। कोल वाशरी के पीछे ही शासकीय तालाब भी है। कुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ गांव गतौरा में आज कोलमैन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक जन सुनवाई प्रशासन द्वारा आयोजित था। उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। ये आगे जो है प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। ये जो प्लांट है यहाँ से मुश्किल से 30 से 40 मीटर दूरी में ये प्राथमिक शाला गतौरी है, बस्ती लगा हुआ है और यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल जो सिमरताल है मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 मीटर के अंदर है। पूरा बस्ती से लगा हुआ है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो वायु प्रदूषित करे या बच्चों के स्वास्थ्य में सीधा साइड इफेक्ट हो, ऐसा कोई प्लांट न लगे, हमारा विरोध है। यहाँ पे आसपास कृषि भूमि है, पास ही स्कूल है, उसके बावजूद ऐसी मंशा रखना निश्चित ही दुर्भाग्य की बात है और आज हम सभी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ इसका विरोध किया और हमें सफलता मिली। जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोलवासी सबसे सामने स्कूल के सामने होते जेमा 3 स्कूल आते यहाँ गतौरी में 3 स्कूल आते, एक बाद सिमरताल के स्कूल आते और जलसों के बहुत सारे तालाब आते जो निस्साही तालाब है। एक नाम लेके कोलवासी के विस्तार के नाम लेके आम ग्रामीण जन हमें विरोध में आ रहे हैं, जेका साहब आए से डीएम साहब ओका निरस्त करके गई सेवाएं। आसपास के ग्राम पंचायत के जलसों के सरपंच, गतौरी के सरपंच, सिमरताल सरपंच, सेंद्रिक सरपंच, आसपास के गांव आप देखे होंगे पूरे आसपास के नागरिक सब उपस्थित होकर जनप्रतिनिधियों ने पूरा उसका विरोध किया है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत में लगा हुआ कोल वाशरी है। जस्ट 50 मीटर दूर में स्कूल है, हाई स्कूल सिमरताल में लगा हुआ है कोल। यहाँ पर बहुत सारा किसान और जन का आना जाना है यहाँ पर, इसलिए इसका जन विरोध हुआ है। तो मैं निश्चित समझता हूँ कि ये हमेशा अधिक कहीं प्लांट लगता है तो कहीं दूर दराज में लगना चाहिए ताकि गांव से बहुत दूर हो, क्योंकि बीच पंचायत में लगा हुआ, इसके लिए इसका विरोध हुआ है और मैं इसका जोर विरोध करता हूँ। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। किसानों के बोर फेल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोल वाशरी भी भारी मात्रा में जल का उपयोग करेगा, जिससे भविष्य में स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यही सब मुद्दों को लेकर कोल वाशरी के लिए जन सुनवाई किया जाना दुर्भाग्यजनक है। जोरदार विरोध के बाद जन सुनवाई को अधिकारियों ने स्थगित कर दिया। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चरस बेचने वाले मेरठ ईश्वरपुरी निवासी आकाश छारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिलासपुर के गंगानगर आदिनाथ परिसर में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह मेरठ से चरस लाकर बिलासपुर में बेचा करता था। उसके पास से 15 ग्राम चरस के साथ बिक्री की रकम 1300 रुपए और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपी को उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे मादक पदार्थ बेचते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ग्राहक बन के उनसे बात किया और उनसे 15 ग्राम के आसपास का चरस जो मादक पदार्थ है
वो जब्त किया गया है और एनडीपीएस एक्ट 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उनके पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो मेरठ के रहने वाले हैं और यहाँ पे किराए में रहते थे और इनके कुछ परिचित यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने ये सामग्री प्रदाय किया था और जो 15 ग्राम बचा था उसको हमने तत्काल उसको जब्त कर लिया है। और मेरठ से जिस स्थान से इन्होंने ये मादक पदार्थ खरीदना बताया था उसको भी इसमें धारा 29 के तहत आरोपी बनाया गया है और उसकी भी विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी। कानन पेंडारी जू में एक बार फिर वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। अब नर मोर के दम तोड़ने की घटना सामने आई है, उसे दूसरे नर मोर ने मौत के घाट उतारा, लेकिन जू प्रबंधन ने इस घटना को उजागर नहीं होने दिया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती रही, लेकिन जू कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। जू में वन्य प्राणियों के बीच लड़ाई की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले तेंदुआ, बाघ, चीतल और बारहसिंघा की आपस में भिड़ंत हो चुकी है। इस बार 2 नर मोर आपस में भिड़ गए। दरअसल मौसम में बदलाव के कारण 2 मोर को सर्दी हो गई। ऐसे में उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था ताकि उनका संक्रमण दूसरे मोर तक ना पहुंचे। वहीं जो केज में थे उनके रख रखाव में बदलाव कर दिया गया। छोटे केस की वजह से मोर एक दूसरे के संपर्क में आ गए और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। 2 दिन पहले आपसी संघर्ष में एक मोर के लहूलुहान होने पर जू के कर्मचारियों को जानकारी हुई। पिछले दिनों खुड़ियाडीह गांव में कोमल शास्त्री और उनका परिवार सो रहा था। तभी गांव के ही 10-12 लोगों ने मिलकर टंगिया, रॉड और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए थे। इस मामले में आरोपियों के द्वारा जातिगत गाली गलौज भी की गई। प्रार्थी की शिकायत पर बिल्हा पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। पुलिस को भनक लगते ही गांव पहुंची और लगभग आधा दर्जन आरोपियों को धर दबोचा। देवचंद यादव, राम प्रकाश, समित रंगा, राकेश और हरिशंकर यादव के खिलाफ मारपीट, बलवा और एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मुख्य चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय में शनिवार से बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए दवा दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि यह योजना रायपुर में शुरू हो गई है। अब बिलासपुर में भी इसे शुरू किया जाएगा। फिलहाल इसकी तिथि तय नहीं की गई है, जल्द ही तारीख निर्धारित कर लिया जाएगा। मैंने सुबह 3 सिटी क्लिनिक का निरीक्षण किया, जिसमें घोड़ादाना स्कूल के ऊपर जो लगता है वहाँ पे और राजकिशोर नगर में और लिंगियाडी में। तो 2 जगह तो मेरे को सभी स्टाफ भी मिले और दवाइयाँ भी वितरित की जा रही थी, लेकिन लिंगियाडी में मेरे को 10 में से सिर्फ आधे स्टाफ मिले। तो उनका मैंने आज कड़ा नोटिस जारी किया है और उनको स्पष्टीकरण देने बोला है। यदि उनका जवाब संतोषपूर्वक नहीं पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।